वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबर उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में नियो मेट्रो चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। राजधानी देहरादून में जल्द ही नियो मेट्रो का काम जो है वो शुरू होगा। नियो मेट्रो के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब केंद्र से है नियो मेट्रो की मंजूरी का इंतजार। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ 6 महीने के भीतर तैयार हो नियो मेट्रो का डीपीआर। ये प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में पहले चरण में 2 रूटों पर चलने वाली नियो मेट्रो के चलने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। हालांकि काफी समय से इसमें काम चल रहा था और पहले भी नियो मेट्रो के लिए सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन अब विभाग की तरफ से सर्वेक्षण में तेजी लाई जा रही है। राज्य से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब केंद्र से मिलना बाकी है, जिसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। 6 महीने के अंदर डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए। शहरी विकास मंत्री ने दिए हैं निर्देश, जिसके चलते शहरी विकास मंत्री ने डीपीआर तैयार करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। तो प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री, जिन्होंने जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। 6 महीने की समय सीमा उन्होंने दी है कि 6 महीने की समय सीमा के अंदर पूरा डीपीआर तैयार किया जाए और केंद्र को भेजा जाए। ये परियोजनाएं चल रही हैं, 2 जगह का विशेष रूप से अभी फोकस है उस पर, और उस पर डीपीआर तैयार होगी है। और मैंने इनको 6 महीने का टाइम दिया है। 6 महीने के अंदर उस पर पूरी तरह से डीपीआर बना के उसको, जो हमारे यहाँ से जो भी पत्रावली है उसको पूरी करके 6 महीने के अंदर करें, ताकि आगे की कार्रवाई हम उस पर प्रारंभ कर सकें। तो नियो मेट्रो चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। उपेंद्र, नियो मेट्रो चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर यहाँ पर मंत्री की तरफ से कहा गया है कि 6 महीने की समय सीमा है और इसी में जल्द से जल्द डीपीआर जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली जाए। देखिए मनीषा, बिल्कुल काफ़ी लंबे समय से जो है नियो मेट्रो को चलाने को लेकर जो है वो कवायद चल रही है, और इसको लेकर जो है काफ़ी लंबे समय से जो है मेट्रो विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है लगातार जो है वो सर्वेक्षण जो है वो किया जा रहा था। और सबसे पहले जिस प्रकार से जो ये हरिद्वार ऋषिकेश और ऋषिकेश से देहरादून के बीच जो है ये नियो मेट्रो चलाने की जो कवायद है, इस पर जो है वो जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में जिस प्रकार की जो जाम की समस्या और यात्रियों को जिस प्रकार से जो पैसेंजर उनको आने जाने में जिस प्रकार की समस्याएं जिस प्रकार से होती है, ऐसे में उनको वो समस्याएं ना हो, उसको लेकर जो है नियो मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। हालांकि काफ़ी 4-5 सालों से जो है इस पर काम किया जा रहा है। इससे पहले भी एक मेट्रो का सर्वेक्षण, मेट्रो को लेकर जो है वो सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन उसको जो है वो सफल सर्वेक्षण के रूप में जो है वो नहीं माना गया था, जिसके बाद फिर से नियो मेट्रो को लेकर जो है वो उसके लिए जो है वो सर्वेक्षण जो है वो किया गया, जिसको राज्य की ओर से जो है अब मंजूरी मिल चुकी है। अब केंद्र की ओर से मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके लेकर जो है खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी साफ निर्देश जो है मेट्रो के अधिकारियों को दिए हैं कि जल्द से जल्द जो 6 महीने के अंदर जो है उसकी डीपीआर पूर्ण तरीके से जो है वो तैयार किया जाए। जो सर्वेक्षण किया गया है उसकी पूरी पत्रावली जो है वो तैयार की जाए, ताकि आगे जो है इस पत्रावलियों को जो है वो भेजा जाए, उसकी जो पूरी डीपीआर है वो केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि उसके बाद जो मंजूरी मिलने के बाद जो है विशेष महत्वपूर्णता की बात करते हैं तो किन मायनों में नियो मेट्रो जो है वो खास हो जाती है? क्या कुछ उसमें उपलब्धियां रहती है? क्या कुछ उसमें ऐसी नई चीजें रहती हैं जो ये बाकी मेट्रो से नियो मेट्रो अलग बनाती है? क्योंकि ऐसी जानकारी है, देखिए, कि सड़कों के बीच चलती है, सड़कों के दोनों किनारे ट्रैक बनाया जाता है, कुछ इस तरह की शुरुआत होती है, और क्या कुछ इसकी खासियत है? बिल्कुल मनीषा, क्योंकि नियो मेट्रो की अगर बात की जाए, ये और मेट्रो से इसलिए अलग है क्योंकि इसकी जिस प्रकार से जो है सड़कों के किनारे जो है इसकी जो है ये पटरी जो है वो बनाई जाएगी। और सबसे खास बात ये है कि ये एक बस की तरह होगी, और इसके जो टायर होंगे वो पूरी रबर की तरह होंगे, और इसकी जो पटरी है वो भी रबर की तरह होगी। और उस पर जो है पूरी जो नियो मेट्रो है वो सड़क के किनारे जो है वो चला इसके जो प्लेटफॉर्म है वो सड़क के किनारे बनाए जाएंगे,
तमाम ऐसी चीज़ें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है ना तो आम लोगों को होगी और ना ही जो है नियो मेट्रो चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत शहर में होगी। तो इसलिए ये जो है ये डीपीआर अलग जो है वो खास बना। इससे पहले भी जिस प्रकार से जो मेट्रो जिस प्रकार से दिल्ली अन्य राज्यों में जिस प्रकार से चलती है, उसी मेट्रो का डीपीआर जो है यहाँ पर चलाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं माना गया था, क्योंकि उसके लिए जो है उस तरह की कोई जगह जो है वो नहीं बन पाई। जिस प्रकार से जो प्लेटफॉर्म तय किए गए थे वो प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहे थे। कई सारी चीजें जो खामियां जो है उस मेट्रो में देखने को मिल रही थी। लेकिन जब नियो मेट्रो का सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया और देखा गया कि बस की तरह जो है ये नियो मेट्रो जो है यहाँ पर चल सकती है, तो उसके लिए जो ये डीपीआर की कवायद जो है वो तेज हो गई। सर्वेक्षण पूरी जो है मेट्रो की ओर से पूरा कर दिया गया है। राज्य की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, केंद्र से मंजूरी मिलना, कहीं ना कहीं जो सफर है उसको कम समय सीमा के अंदर लंबा सफर तय लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रूटों की बात करें तो पहले चरण में किन रूटों पर इसको चलाया जाएगा और कहां के लोगों को सबसे पहले इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, अभी फिलहाल इस पर जो है वो ये सर्वेक्षण किया गया है कि हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से देहरादून के बीच जो है ये नियो मेट्रो जो है वो चलाया जाएगा। हालांकि ये मैदानी क्षेत्रों के लिए सबसे पहले जो है इस पर काम किया जा रहा है और खास तौर पर जो फोकस है वो हरिद्वार ऋषिकेश के बीच किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए आते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आए और आम लोगों को भी इसका जो है वो फायदा मिले। इसके लिए जो है हरिद्वार से इसकी शुरुआत जो है वो की जा रही है, फिर ऋषिकेश में और फिर देहरादून में। यानी कि अब तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये इसका सर्वेक्षण हो चुका है तो काम कहां से शुरू पहले जो है वो किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश और ऋषिकेश से देहरादून के बीच जो है ये पूरा सर्वेक्षण जो है वो किया गया है कि इन्हीं 3 जगहों से जो है नियो मेट्रो जो है वो चलाई जाएगी। इन 3 जगहों से जो है आम लोगों को जो है वो फायदा मिलता हुआ दिखाई हो रहा है, क्योंकि एक नई चीज आएगी और कहीं ना कहीं ये जो बाकी मेट्रो से इसमें जो खासियत है वो इसको अलग बनाती है, चाहे वो किसी भी लिहाज से बात कर ली जाए। ठीक उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं। गंगा दशहरा पर बड़ा हादसा हुआ है। स्नान करते समय 4 लोग गंगा में डूबे हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, एक की तलाश जारी है। गोताखोरों की मदद से 3 शवों को बाहर निकाला गया है। 8 साल के बच्चे और 2 युवकों की मौत हुई है। कादरगंज गंगा घाट का ये पूरा मामला है। तो गोताखोरों की मदद से 3 शवों को बाहर निकाला गया है। 8 साल के मासूम बच्चे और 2 युवकों की मौत हुई है। 4 लोग गंगा में डूबे थे। तो कादरगंज गंगा घाट का ये पूरा मामला है। तो गंगा दशहरा पर बड़ा हादसा हुआ है कासगंज जिले में। स्नान करते समय 4 लोग गंगा में डूबे हैं और 4 में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, एक की तलाश अभी जारी है। गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया है। और ये देखिए तस्वीरें भी, जिस तरीके से आज सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उसी बीच कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में हादसे का शिकार ना हो। और गंगा दशहरा पर कासगंज में बड़ा हादसा हुआ है। स्नान करते समय 4 लोग डूबे, 3 की मौत हुई है। तो कादरगंज गंगा घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, बल्कि एक की तलाश अभी जारी है। तो 4 लोग गंगा स्नान करते वक्त गंगा में डूब गए थे, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य सम्मान मिला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य सम्मान मिला है। उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार के लिए सम्मान उन्हें दिया गया है। उत्तराखंड शौर्य सम्मान पाने वाले डॉक्टर रावत पहले राजनेता हैं। उत्तराखंड शौर्य अभियान समिति द्वारा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार प्रयोगों के लिए दिया गया है। डॉक्टर धन सिंह रावत पहले ऐसे राजनेता बन गए हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले यह सम्मान पद्मश्री जगत सिंह जंगली, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा जैसे लोगों को मिल चुका है, जिन्होंने
विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और विशिष्ट कार्य किए हैं। देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को साल 2022 के शौर्य सम्मान से नवाजा गया है, जिसमें समिति के द्वारा डॉक्टर धन सिंह रावत को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत ने समिति का आभार जताते हुए ये कहा कि सम्मान और पुरस्कार बेहतर कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह छात्र जीवन से हमेशा समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें यह प्रेरणा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं आरएसएस से मिली है। तो उत्तराखंड शौर्य सम्मान पाने वाले पहले राजनेता बने हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। उसके बाद उन्होंने तमाम बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अच्छे कार्य को और प्रोत्साहित होकर किया जाए, उसके बाद ये जो पुरस्कार है उसे नवाजा जाता है। और वहीं एक बार फिर से कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को राशन कार्ड के पात्र अपात्र निर्धारण पर जमकर घेर दिया है। दरअसल उनका ये कहना है कि गरीब जनता के साथ धोखा हुआ है। राशन के नाम पर वोट हासिल करने वाली बीजेपी अब चुनाव परिणामों के बाद राशन देने से बचने के लिए ये काम कर रही है। पात्र अपात्र को उन्होंने राशन कार्ड धारकों का उत्पीड़न बताते हुए ये कहा कि नीति ना होने के चलते राशन डीलरों के हालात भी बदतर हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए ये भी कहा है कि जनता को किसी के भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। सरकार पात्र लोगों के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आने देगी। महंगाई चरम पे पहुंच चुकी है। आज महंगाई दर हम पता नहीं कितनी नीचे आ चुके हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और आप वही 15,000 के पात्र को कह रहे हैं कि वो गरीबी रेखा है। आप 25-30 हज़ार करिए ना उसको। आज आपको राशन देने में तकलीफ़ है। वोट बटोरने के वक्त तो आपको राशन देने में दिक्कत नहीं आई और अब राशन देने में क्यों दिक्कत आ रही है? आज जो 15,000 रुपया है वो आज से 10-15 साल पहले था। आज महंगाई चरम पे आ चुकी है। तो सफ़ेद कार्ड जो धारक है, जिसे PHH कहते हैं, उसको कम से कम लिबर्टी दी जाए 25 से 30 हज़ार कि हाँ वो लोग गरीबी या मिडल अप से नीचे क्लास से नीचे हैं, उनको मिलनी चाहिए राशन। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के अंदर सबसे अन्न योजना प्रारंभ की गई, जो लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए थी। और उसके बाद अभी जो उसमें निरीक्षण का काम चल रहा है, किसी भी प्रकार से जो पात्र हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ जो उसमें चूँकि उसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो कुछ लोग स्वयं भी सरेंडर करना चाह रहे हैं और कुछ लोगों को उसमें छटनी भी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि सबके साथ न्याय होगा। किसी भी प्रकार से जनता को इस तरह किसी तरह के भ्रम में नहीं जाना चाहिए। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु चार धामों में पहुंच रहे हैं, जहां पर उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर लौटाया जा रहा है। सरकार चारों धामों में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं करने में नाकाम हो रही है। रोजाना धामों में यात्रियों की मौत हो रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और पलटवार करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रही है। सूबे की सरकार यात्रा सुगम हो, इस बात पर फोकस कर आगे इसी के लिए काम कर रही है। देखिए, सबसे बुरा असर हमारे तीर्थ यात्रियों पर ये पड़ा कि बहुत आदिकाल से हम देख रहे हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार तीर्थ यात्री आते हैं, एक रिजर्वेशन करके वहाँ से आएंगे, कितने दिन यहाँ रुकना है और फिर कब ट्रेन से लौट के जाना है। तो उनका एक बजट होता है कि इतने रुपए में हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। अब कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया कि साहब हम इतने हज़ार यात्रियों को पर डे जाने देंगे। जो यात्री अपने रिजर्वेशंस करा करके आए थे और यात्रा का टाइम आप 15 दिन 20 दिन आगे का दे रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि वो ट्रेन के टिकट एक्सटेंड हो जाएंगे, बस के टिकट एक्सटेंड हो जाएंगे? तो कितनी भारी कठिनाई तीर्थ यात्रियों को, उन गरीब यात्रियों को हो रही है जो पूरे वर्ष पैसा जोड़ के तीर्थ यात्रा तीर्थाटन के नाम पर रखते हैं, फिर यहाँ आते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य में हर साल यात्रा होती है और ये जो यात्रा है ये विगत 3-4 साल के बाद इस रूप में दिखाई दे रही है।
पूरे देश से लेकर विदेश से लेकर यात्री वहाँ आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। राज्य सरकार ने सबकी चिंता करी है और बेहतर से बेहतर सुविधाएं दोनों के लिए करने का प्रयास किया है कि चारधाम की यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो, और हमारा प्रयास भी रहा है सुगम और सुरक्षित यात्रा करने के लिए। जो भी अभी तक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वो सभी ऐसे लोग हैं कि जो नेचुरल उनकी डेथ हुई है। नेचुरल डेथ का कह सकते हैं कि किसी को बीपी बहुत हाई था, एकदम हार्ट अटैक हो गया, इस तरीके की डेथ है वो। आप ये नहीं कह सकते कि अवस्था थी, किसी के दबने से, कुचलने से या किसी और कारण से, सरकार की व्यवस्था के कारण किसी की मृत्यु हुई है, ऐसा कोई समाचार आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। सरकार इस बार बजट सत्र को गैरसैंण में ना कराकर बल्कि देहरादून में कराने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। विपक्ष के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने ये कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र ना कराकर सरकार देहरादून में करा रही है, जिससे कि राज्य आंदोलनकारियों और उत्तराखंड शहीदों का अपमान किया जा रहा है। आपको ये बताते चले कि 14 जून से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र आहूत किया जा रहा है। त्रिवेंद्र जी ने अपने उससे कार्यकाल में कहा था कि जो है राजधानी गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन रहेगी, और हमें भी लगा था कि शायद सरकारें गैरसैंण की तरफ बढ़ रही हैं क्योंकि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से धामी सरकार ने अचानक जो यू टर्न लिया है और देहरादून में वो सत्र करने जा रहे हैं, तो ये उन शहीदों का अपमान है, राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। सरकार को चाहिए था कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार नहीं है। अधिकारी उस जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं और कारण बताया जा रहा है चारधाम यात्रा। तो क्या चारधाम यात्रा प्रतिवर्ष नहीं होगी? हमेशा हमारे यहाँ चारधाम यात्रा होती है और यही सीजन रहता है। तो इस बात के लिए सरकार को जो है उसमें सफाई देनी चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए और तत्काल जो है उनको जो है फैसला लेके ग्रीष्मकालीन जो है गैरसैंण में अपना सत्र आहूत करना चाहिए। इस बार चारधाम यात्रा में काफी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, जिससे कि सरकार और व्यापारी भी काफी हद तक खुश नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा में दिख रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी के संगठन समन्वय अध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने सरकार पर गंभीर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जश्न मनाने में डूबी हुई है। अब ऐसे में उनको ना तो श्रद्धालुओं की चिंता है और ना ही चारधाम में अव्यवस्थाओं की चिंता है। सरकार अगले चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। सरकार का मानना है कि चारधाम यात्रा के लिए यात्री आते हैं और फिर चले जाते हैं, और इसीलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी के रूप में से नहीं ले रही है। चारधाम यात्रा में लोग आ रहे हैं, सरकार का मानना है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, अगले साल फिर आएंगे क्योंकि वहाँ पर चारधाम है और लोगों को आना ही है। तो वो इसको अपनी जिम्मेदारी के रूप में नहीं ले रहे हैं। अगर जिम्मेदारी के रूप में लेते तो वहाँ पर परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और वहाँ पर जो हॉस्पिटलिटी से लेकर के जो लोगों की रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं थी, उस पर सरकार ध्यान देती। और वहीं देहरादून में उत्तराखंड संभागीय परिवहन निगम की तरफ से 11 जून से वाहनों की नीलामी की जाएगी, और इसी क्रम में आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरटीओ कार्यालय में जो वाहन खड़े हैं उन सभी गाड़ियों की जानकारी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि ये नीलामी 11 जून को सुबह आरटीओ कार्यालय में शुरू होगी। साथ ही साथ इसके लिए जो भी निर्धारित दिशा निर्देश होंगे उसी के हिसाब से नीलामी की जाएगी, और इसी दौरान नीलामी के बाद 21 दिन का समय भी दिया जाएगा। हमारे यहाँ देहरादून संभाग के अंदर हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि बंद खड़ी हुई हैं और जिन पर कि टैक्स बकाया है। उन बंद गाड़ियों की हम नीलामी करने जा रहे हैं 11 जून को, और उसकी नीलामी देहरादून ऑफिस में होगी। ये लगभग 200 गाड़ियाँ हैं, 180 से 200 गाड़ियाँ हैं, और नीलामी की प्रक्रिया यहीं 11 जून को आरटीओ ऑफिस में होगी।
और उसके नियम कानून हमने स्पष्ट कर दिए हैं। उसका हर ARTO ऑफिस में उसका नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया है। जो हमारे अखबार हैं, मुख्य अखबार हैं, उन पर भी उसका एडवर्टाइजमेंट पहले निकाल दिया गया है। अब हम 11 तारीख को पूरी तरह तैयार हैं कि इसकी नीलामी बिल्कुल नियम अनुसार कर सकें। और वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने विशेषज्ञ समिति के गठन के आदेश जारी किए हैं। निदेशक NHM डॉक्टर सरोज नैथानी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में विशेष विशेषज्ञ के तौर पर दून मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, कार्डियोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमर उपाध्याय और हिमालयन अस्पताल में मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन राजपूत को नामित किया गया है। दरअसल ये समिति स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी और केदारनाथ यात्रा मार्ग के हेल्थ स्क्रीनिंग शिविर और स्वास्थ्य इकाइयों के निरीक्षण के लिए कल ही प्रस्थान करेगी। आपको ये भी बताते चले कि समिति आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और आकस्मिक मृत्यु को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए जाने के बारे में राज्य सरकार को सुझाव देगी। आपको ये भी बताएं कि चारधाम यात्रा में 50 साल से ज़्यादा उम्र के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जा रही है। अस्वस्थ पाए जाने पर आगे की यात्रा की अनुमति न देकर उन्हें वापस से लौटाया जा रहा है। राज्य कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 2,59,710 यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 95 यात्रियों को अस्वस्थ पाए जाने पर आगे की यात्रा से मना करते हुए वापस लौटाया जा चुका है। ये भीड़ देख सकते हैं 7:30 बजे की, 7:30 बजे तक लंबी लाइन लग चुकी। और वहीं पौड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाले कलजीखाल ब्लॉक क्षेत्र में मंगलवार रात को 4 युवकों द्वारा वन विभाग के वन आरक्षी के साथ मारपीट की गई है। दरअसल वन आरक्षी पंकज नेगी ने बताया कि वह अपने आदवानी क्षेत्र में रात्रि गश्त करते हुए आ रहे थे। वहीं झचौली धार के पास रात के समय 4 युवक और 2 युवतियां साथ में बैठे हुए थे। उनके द्वारा उनसे आग्रह किया गया था कि ये क्षेत्र गुलदार प्रभावित है और साथ ही जंगली जानवरों के आने का खतरा भी यहाँ पर बना होता है। वर्तमान में फायर सीजन जारी है। अब ऐसे में कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में ना हो, इसको लेकर उनसे यहाँ से जाने का आग्रह किया गया। ऐसे में युवकों द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गई और उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई है, जिससे उनके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत तहसील पौड़ी में जाकर उन्होंने कर दी। वहीं नायब तहसीलदार संजय नेगी ने ये बताया कि वन आरक्षी पंकज नेगी की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर ही मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैं ग्रस्त मार के आ रहा था तो वहाँ पे 4 लड़के 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, ये गुलदार वाला एरिया भी है और हमारा प्लांटेशन भी है और यहाँ पे फायर सीजन भी चल रहा है। तो वो गए नहीं, उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे साथ चलो, मैंने कहा आगे आगे। इतने में वो SSP की धमकी देने लगे। ठीक है, हाथापाई में उतर आए। अब बाद में पता नहीं पीछे से मारा और नीचे लेडियों में तब पता नहीं, तो मेरे साथ के 2 आए तो उन्होंने बचाया मुझे। मामला इस प्रकार का आया था कि एक बनारची हैं पंकज नेगी, जो कि कलजीखाल से आ रहे थे। तो छजरेदार में जो है वहाँ पे जो है कि 4 लड़के और 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। ये लगभग जो है 8 बजे की बात है। तो ये पंकज नेगी द्वारा बोला गया है कि ये जो है यहाँ जो है बाग बुग रहते हैं, आप यहाँ से जल्दी घर निकल जाओ। तो इसी बात पे जो है वो चारों लड़के जो है मारपीट को तैयार हो गए और इसके साथ जो है कि बनारची के साथ बहुत भयंकर ढंग से मारपीट कर रखी है। पूरे मुंह में सूजन आ रखा है और इसमें जो है मेरे द्वारा जो है आज दिनांक 8 को जो है इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आगे विवेचना जारी है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।